अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शकील अहमद है। मेरा DSSB TGT उर्दू में सिलेक्शन हुआ है रिटन एग्ज़ाम में, और मैंने इडोज़ियर के लिए फ़ॉर्म फिल कर दिया है। दोस्तों, मैं उर्दू के ताल्लुक़ से कुछ बात करना चाहता हूँ। हमारे इस DSSB के जो भी एग्ज़ाम हुआ है और साथ ही साथ उसके बाद की जितनी भी प्रक्रिया है, जितने भी काम हुआ है, उसमें चॉक एंड डस्टर एकेडमी का बहुत बड़ा सहयोग, बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम शुक्रगुज़ार हैं डॉक्टर फ़िरोज़ सैफ़ी सर के उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ों के अंदर गाइड किया, जिसकी वजह से हमें एक उम्मीद लगने लगी कि हाँ कोई तो साथ देने वाला है उर्दू के बच्चों के लिए, तो कोई तो मेहनत करने वाला है। हम YouTube पर बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे YouTube चैनल हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, मगर उर्दू के ताल्लुक़ से देखा जाए तो बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो उर्दू के मुतालिक अपने कुछ बातें उर्दू के लिए ख़ास तौर से वीडियोस बनाते हैं, उर्दू के बच्चों के लिए कुछ करते हैं। चॉक एंड डस्टर एकेडमी ने अपने लेवल पर एक बहुत बड़ा काम किया है कि YouTube पर और साथ ही साथ अपने इंस्टीट्यूट पर उर्दू के बच्चों के लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अभी एक हफ़्ता पहले एक गूगल मीट के ज़रिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए एक मीटिंग हुई थी, जिसमें बहुत सारे तलबा, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने उर्दू DSSB का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया था, उन सब लोगों को जोड़ा गया और उन सब की रहनुमाई की चॉक एंड डस्टर एकेडमी की तरफ से। बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जो हम सब लोगों को मालूम नहीं थी। साथ ही साथ कुछ बातें मैं और कहना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे उर्दू के ताल्लुक़ से DSSB में काफ़ी सारी वैकेंसियाँ आई थी, जिसमें से उर्दू में काफ़ी सारी वैकेंसियाँ ऐसी खाली रह जाएंगी क्योंकि जो क्वालिफ़ाई करने वाले कैंडिडेट हैं वो बहुत कम हैं और जो वैकेंसियाँ थीं वो बहुत ज़्यादा थीं। तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो रहा होगा। अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो सबसे पहले हमें उर्दू के मुतालिक सोचना होगा कि उर्दू के मुतालिक लोगों की क्या सोच है। मैं एक छोटी सी बात से शुरू करता हूँ कि जो लोग इंग्लैंड में रहते हैं उन लोगों की लैंग्वेज क्या है, उन लोगों की ज़बान क्या है। जाहिर सी बात है, आप लोग कहेंगे कि इंग्लिश है। जो लोग जापान में रहते हैं उनकी लैंग्वेज जापानी है। ऐसी जो लोग चाइना में रहते हैं उन लोगों की ज़बान चाइना की चीनी ज़बान है। तो हिंदुस्तान के लोगों की ज़बान क्या है? हिंदुस्तान के लोगों की ज़बान हिंदुस्तानी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस वक्त ये बात कही थी कि हिंदुस्तान के लोगों की ज़बान हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तानी का मतलब होता है हिंदी और उर्दू दोनों का मखलूत। अगर हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, जब किसी से पूछा जाता है कि उर्दू किनकी ज़बान है, तो लोग कहते हैं कि मुसलमानों की ज़बान है। और हिंदी किसकी ज़बान है? तो हिंदुओं की ज़बान है। तो मैं ज़रा उनसे पूछना चाहता हूँ, तमिल किसकी ज़बान है? तो कहेंगे तमिल तो तमिलनाडु वाले लोगों की ज़बान है। तो तमिल क्या है? वो हिंदू नहीं है? बिल्कुल हैं, हिंदू हैं। और क्या तमिलनाडु में मुसलमान नहीं है? तो वह ये भी, अब इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो बात जाहिर हो जाती है कि ज़बान किसी धर्म की नहीं होती, किसी ख़ास मज़हब की ज़बान नहीं होती, ज़बान सबकी होती है। अगर उर्दू के ताल्लुक़ से देखा जाए तो उर्दू की जो बुनियाद है, उर्दू के जो बड़े बड़े राइटर्स गुजरे हैं, बड़े बड़े जो अदीब गुजरे हैं, उनमें सबसे पहले प्रेमचंद का नाम आता है। अब आप उनकी बायोग्राफी, उनकी जो लाइफ है उसके बारे में आपको मालूमात कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने बड़े राइटर्स थे। ऐसे ही और भी बहुत सारे बुजुर्ग, बहुत बड़े बड़े अदीब गुजरे हैं जिनका ताल्लुक हिंदू धर्म से था। तो ये बात कहना कि उर्दू ज़बान मुसलमानों की है, ये एक तरीके से सरासर एक कौम के ऊपर ज़बान को थोपने वाली बात है। ज़बान किसी एक मज़हब की नहीं होती। ज़बान एक इलाके में रहने वाले, एक ख़ास इलाके में रहने वाले लोगों की होती है, और वो धीरे धीरे फ़रोग़ पाते पाते वो बहुत दूर तक फैल जाती है। उर्दू ज़बान आज एक ही नहीं, कई मुल्कों में बोली जाती है, और कई मुल्क जो ऐसे ख़ास तौर से, जैसे UAE है, यूनाइटेड अरब अमीरात, तो वहाँ पर उर्दू ज़बान को
एज ए नेशनल लैंग्वेज, एज ए सेकंड लैंग्वेज के तौर पर वहां पर बोला जाता है। इतने उर्दू बोलने वाले वहां पर लोग हैं, बाकायदा सेमिनार किए जाते हैं इस चीज के ऊपर, प्रोग्राम किए जाते हैं। और उर्दू की पैदाइश कहां पर हुई? और आपको जाहिर सी बात है कहेंगे कि उर्दू की पैदाइश तो हिंदुस्तान में ही हुई है। तो हमें यह बात सोचनी होगी कि जो जबान हमारे मुल्क के अंदर बनी, हमारे मुल्क के अंदर पैदा हुई, हम उसको कैसे खत्म होना चाहते हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं। हमें उस जबान को आगे बढ़ाना होगा, ये हर किसी की जिम्मेदारी है। अगर कोई ये सोचे कि इस जबान को हम खत्म कर देंगे तो बहुत भला हो जाएगा, भला कुछ नहीं होगा। सिर्फ यही है कि हमारी अपनी तहजीब हमारे हाथों से खत्म हो जाएगी। एक वक्त था जब संस्कृत जबान एक बहुत ही मुहज़्ज़ब आला मेयार की जबान समझी जाती थी, मगर उसके साथ भी कहीं ना कहीं यही हुआ। उसके साथ ये हुआ कि उसको एक ख़ास मजहबी रंग दे दिया गया और एक मजहब के ख़ास बड़े तबके के लोगों को उस ज़बान के लिए एक तरीके से मुख्तस कर दिया गया कि ये ज़बान सिर्फ उनकी है, बाकी लोग इसको नहीं बोल सकते। हुआ ये कि वही एक अच्छी खासी ज़बान बिल्कुल मुर्दा ज़बान हो गई। आज संस्कृत को बोलने वाले आपको दूर दूर तक कहीं भी नहीं मिलेंगे। मगर शुक्र है कि कोशिश है गवर्नमेंट की, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट अपनी वैकेंसियां लेकर आती है और उसको आगे फ़रोग देने के लिए बहुत अच्छे अच्छे कदम उठाती है। तो वो ज़बान जो इस मुल्क की ज़बान है उनको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तो ना तो सरकार को और ना ही किसी बंदे को इसके अंदर फ़र्क करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसको प्रमोट करने की, इसको फ़रोग देने की ज़रूरत है। इसी सिलसिले में अगर हम बात करें राजस्थान की, तो रीट के अंदर तकरीबन 341 वैकेंसियाँ आई थी जो कि टीजीटी उर्दू के लिए आई थी। यानी कि जो उस्ताद छठी से 10वीं तक या छठी से राजस्थान में छठी से 8वीं तक के जो टीचर लगते हैं वो टीजीटी कैटेगरी के अंदर आते हैं और उनको रीट के अंदर टीचर लगाया जाता है, रीट के थ्रू टीचर लगाया जाता है सेकंड लेवल में। तो इसमें 341 वैकेंसी आई थी। हालांकि जब राजस्थान के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी, अशोक गहलोत ने यह वादा किया था कि हम उर्दू के 1000 वैकेंसी निकालेंगे और उसके हम 1000 पदों को राजस्थान के अंदर भरेंगे। मगर उसके पीछे भी अगर देखें तो वो बात कहीं ना कहीं कमी रहती है, कमी उसकी रह गई है। वजह क्या थी उसके पीछे? जब हमने रिसर्च किया, जानकारी की, तो पता चला कि हमारे यहाँ पर जितने भी स्कूल हैं जहाँ पर उर्दू पढ़ने वाले बच्चे हैं, वहाँ पर बाकायदा गवर्नमेंट ने ये निकाला था कि थर्ड लैंग्वेज जहाँ पर जो पढ़ने वाले जिस तादाद के बच्चे ज़्यादा हैं उस हिसाब से वहाँ के लैंग्वेज के हिसाब से टीचर्स लगाए जाएंगे। मसलन जहाँ पर पंजाबी लैंग्वेज को पढ़ने वाले बच्चे हैं तो वहाँ पर पंजाबी लैंग्वेज के टीचर्स लगाए जाएंगे एज ए थर्ड लैंग्वेज टीचर। जहाँ पर उर्दू पढ़ने वाले हैं वहाँ पर उर्दू के टीचर लगाए जाएंगे। जहाँ पर संस्कृत पढ़ने वाले हैं वहाँ पर संस्कृत के टीचर लगाए जाएंगे। जहाँ पर सिंधी या गुजराती पढ़ने वाले बच्चे हैं वहाँ पर गुजराती टीचर लगाए जाएंगे, सिंधी टीचर लगाए जाएंगे। मगर उर्दू के साथ इन टीचर्स में से ही कुछ लोगों की मानसिकता, कुछ लोगों की जहनियत ऐसी होती है। हुआ ये कि जब वो कॉलम भराए गए, ऑनलाइन फॉर्म भराया गया, राजस्थान में एक पोर्टल शुरू किया गया था जिसके ऊपर ये सारी चीजें इंक्वायरी डालनी थी, तो उसमें कुछ टीचर्स ने तो जानबूझकर वो लॉक नहीं किया, वो भरा नहीं, कॉलम भरा नहीं कि भाई यहाँ पर उर्दू के इतने बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ पर जरूरत है टीचर की। और हमारे बहुत सारे लोगों ने माशाल्लाह मेहनत की उसके लिए, तो उन्होंने भर तो दिया, मगर कुछ टेक्निकल चीजें होती हैं जिनको हर कोई नहीं जानता, तो उसको फाइनली लॉक भी करना होता है। लॉक करने का मतलब ये है कि वो लॉक कर सबमिट हो गया फाइनल और उसको फिर कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। मगर उन लोगों ने भर तो दिया कॉलम मगर उसको लॉक नहीं किया। इसकी वजह से तकरीबन 350 से ज्यादा वैकेंसियां खाली रह गई। यानी कि वो प्रपोजल जो गवर्नमेंट के पास जाना था वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट के पास नहीं गया, जिसकी वजह से तकरीबन 350 से 400 स्कूल ऐसे हैं जहां पर आज भी जरूरत है उर्दू टीचर्स की, मगर वहां पर वो उर्दू के टीचर नहीं लग पाए। उसके पीछे रीजन था कि यहाँ स्कूल के लेवल पर वो कार्रवाई सही से नहीं हुई। तो इस तरीके से दोगलापन, भेदभाव ये सही नहीं है। अगर ये हो जाता है तो वहां पर अच्छी खासी वैकेंसियां आती हैं और उससे कहीं ना कहीं एक जबान को आगे बढ़ने का फरोग मिलेगा। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उसको उनको मौका मिलेगा। अगर हम हरियाणा के ताल्लुक से बात करें तो यहाँ पर पिछले कई टेट कराए जा चुके हैं, यानी हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होता है वो कराए जा चुके हैं। बहुत टफ टेस्ट होता है, बहुत मुश्किल होता है, मगर उसको क्वालिफाई करने के बाद लोगों की एक भीड़ लगी हुई है और गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं निकाल रही है। यहाँ पर पिछले 7 साल से भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है। हम गवर्नमेंट को, हम किसी पार्टी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, मगर हम एक बात कहना चाहते हैं, उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि इस तरीके से वैकेंसी ना निकालना कहीं ना कहीं बेरोजगारी को बढ़ावा देना है। लोगों को रोजगार की जरूरत है।
अगर मेवात के ताल्लुक से देखा जाए, हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट नूह मेवात के अंदर एक अभी पिटीशन जारी की गई थी कि एक स्कूल के अंदर 700 बच्चे पढ़ रहे हैं और सिर्फ उनके ऊपर एक टीचर है। तो एक गवर्नमेंट टीचर ने वहां पर हाई कोर्ट के अंदर PIL दाखिल किया कि भाई हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो सुरक्षित नहीं है। मेरी बच्ची स्कूल के अंदर पढ़ रही है और वहां पर तकरीबन इतने सारे बच्चे हैं और उनके ऊपर सिर्फ एक टीचर है। तो क्या जो गवर्नमेंट ने एक रेशियो बनाया, एक तरीका बनाया कि भाई इतने टीचर्स पर 35 से 40 बच्चों पर एक टीचर होगा, जो कि RTE के जरिए लागू होता है, वो सब चीजें गायब हैं। तो गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए ताकि तमाम लोग आराम से आसानी से जॉब पा सकें, जो टैलेंट है उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। अब हम यूपी की बात देखें तो यूपी में चुनाव चल रहा है, आचार संहिता लग चुकी है, वहां पर कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है और अब तक कोई वैकेंसी यहां पर उर्दू के ताल्लुक से कोई वैकेंसी TGT लेवल पर नहीं आई है। तो सरकार को चाहिए कि इसकी तरफ ध्यान दे। इतने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। अब आप बताइए, गवर्नमेंट ने इतने सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज खोल रखे हैं, वहां पर हर साल इतने पढ़ कर लोग है ना टीचर बनते हैं, मगर उनके लिए गवर्नमेंट के पास ना कोई विकल्प है ना कोई ऑप्शन है। गवर्नमेंट उनके लिए जानते हुए भी वैकेंसियां क्रिएट नहीं करती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि उर्दू पढ़ने वाले नहीं है या वैकेंसी खाली नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्कूल है जहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं और वहां पर वैकेंसियां की जरूरत है, मगर टीचर्स को जानबूझ पर वहां पर लगाया नहीं जाता, वैकेंसी क्रिएट नहीं की जाती। तो मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से और लोगों से कि वो इस तरफ आए, गवर्नमेंट को भी जागरूक करें। गवर्नमेंट पावर, आपको मालूम है कि जनता के पास में सबसे बड़ा हथियार वोट होता है, तो आप अपने वोट के जरिए मनवा सकते हैं कि आप हमारी बात सुनिए, वरना हम भी आपको सुनाने वाले हैं। दूसरी तरफ अगर TGT DSSB की बात की जाए तो DSSB उर्दू में कुछ खामियां हमें नजर आती हैं और जो दिल्ली की NCT दिल्ली की जो गवर्नमेंट है उसको इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। उसमें मेरा सजेशन ये रहेगा, जिस तरीके से सीटेट के अंदर एक लैंग्वेज जो होती है वो कंपलसरी होती है इंग्लिश, मगर सेकंड जो लैंग्वेज होती है वो ऑप्शनल होती है। उसमें से कई ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप जिस लैंग्वेज को चाहे चूज कर सकते हैं। और वैसे भी अगर देखा जाए तो दिल्ली के अंदर 4 लैंग्वेज चलती हैं, यानी कि इंग्लिश के अलावा हिंदी, उर्दू और पंजाबी 4 लैंग्वेज वहां पर एक तरीके से यूनियन टेरिटरी की लैंग्वेजेस हैं, स्टेट लैंग्वेज कह सकते हैं उसको हम। तो वहां पर जब सीटेट के अंदर ऑप्शन दिए जाते हैं, सीटेट के अंदर बच्चा क्वालिफाई कर रहा है अच्छे नंबर से, तो DSSB के जरिए जो TGT उर्दू का जो पेपर कंडक्ट कराया जाता है उसमें 2 पोर्शन होते हैं। पहला पोर्शन यानी जो जनरल पेपर होता है और सेकंड वो जो सब्जेक्ट से होता है। तो खास तौर से ये देखा जाता है, अब हमने देखा कि संस्कृत के जो बच्चे हैं या पंजाबी के जो बच्चे हैं वो फर्स्ट पेपर में वो सबसे ज्यादा कमजोर रहते हैं, उर्दू के जो बच्चे हैं वो फर्स्ट पेपर में कमजोर रहते हैं। बाकी हिंदी वाले, क्योंकि वहां पर इंग्लिश और हिंदी 20-20 नंबर की लैंग्वेज आती हैं ये ऐसी, और इन लोगों को प्लस पॉइंट मिल जाता है। तो होना ये चाहिए कि इसमें से एक लैंग्वेज फर्स्ट पेपर के अंदर कंपलसरी की जाए और सेकंड लैंग्वेज यानी कि दूसरी लैंग्वेज है उसके अंदर ऑप्शनल किया जाए। कम से कम इन 3 लैंग्वेज को, उर्दू, पंजाबी और हिंदी, इन तीनों को ऑप्शनल किया जाए कि इसमें से जिसको चाहे उसको बंदा ले सके। क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, नेशनल कैपिटल है, यहां पर ऐसा नहीं है कि जो बंदा हिंदी जानता होगा वही काम कर सकता है। हो सकता है इंग्लिश जानने वाला उससे अच्छा बेहतर काम कर सके, उर्दू जानने वाला बेहतर काम कर सके। और जहां तक हिंदी की नॉलेज की बात है तो वो कंडीशन ऑलरेडी लैंग्वेज टीचर के लिए होती है कि उसको हिंदी जानना जरूरी है, जो कि उसकी 10th, 12th या ग्रेजुएशन में चेक किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो रही बात टेस्ट की, तो टेस्ट के अंदर एटलीस्ट ये करना चाहिए कि जो दूसरी एक लैंग्वेज है उसके अंदर जो फर्स्ट पेपर के अंदर 3-4 अलग अलग सब्जेक्ट्स का जो टेस्ट होता है उसमें एक लैंग्वेज को ऑप्शनल किया जाए। उससे फायदा ये होगा कि जो वैकेंसियां अभी खाली जा रही हैं, जैसे अभी उर्दू के ताल्लुक से ही देखा जाए या पंजाबी के ताल्लुक से ही देखा जाए, तो बहुत सारी वैकेंसियां वहां पर खाली चली जाएंगी। तो इसके ताल्लुक से स्टेट यहाँ की जो यूनियन टेरिटरी की जो लैंग्वेज सरकार है, केजरीवाल की जो सरकार है, उसको इसके ऊपर सोचना चाहिए और कुछ चाहे तो कानून के अंदर ही बदलाव करना पड़े, इसके अंदर कुछ तरमीम करनी चाहिए। और मैं शुक्रगुजार हूँ चाक एंड डस्टर एकेडमी का, जिन्होंने मुझे गाइड किया और इंशाअल्लाह हम उनकी रहनुमाई में आगे भी काम करते रहेंगे। उनकी टीम लगातार कोशिश कर रही है और इंशाअल्लाह हम इसके बारे में फ्यूचर में जो केजरीवाल सरकार है, खुद वहाँ के मिनिस्टर्स हैं, मनीष सिसोदिया सर से भी उम्मीद है कि उससे मिलने की कोशिश करेंगे और
इंशाल्लाह हम इस तरीके से कोशिश करते रहेंगे। तो सभी भाई मिलकर, इसमें धर्म का भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि हर एक जो वैकेंसी निकलती है उसके अंदर सीटें मुख्तस होती हैं। अगर उर्दू के ही ताल्लुक से देखी जाए तो उसके अंदर एसटी और एससी भी रिजर्व है, जबकि एसटी और एससी के अंदर मुसलमान लोग नहीं आते हैं। तो आप ये देखिए कि एससी के अंदर जो लोग आते हैं तो वो लोग तो मुसलमान नहीं है, वो भी उर्दू पढ़ रहे हैं, वो भी लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, वो भी उसको ले रहे हैं सब्जेक्ट को। तो उन लोगों को भी ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि धर्म की वजह से किसी लैंग्वेज को ख़राब किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। उर्दू एक हिंदुस्तान का इतना बड़ा सरमाया है, इसके अंदर अगर इस लैंग्वेज को ख़त्म कर दिया गया तो हमारी जो एजुकेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। उर्दू सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ही नहीं, साउथ इंडिया में और इसके अलावा दूसरे मुल्कों में भी बहुत अच्छे से पढ़ी जाती है। और अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर जो एक सबसे बॉलीवुड जो इंडस्ट्री है उसका दारोमदार ही उर्दू ज़बान के ऊपर है। अगर उर्दू ज़बान है तो ही फिल्में कामयाब हैं। अगर उर्दू ज़बान वहाँ से हटा दी जाए तो उसकी जो चाशनी है, उसका जो मज़ा है वो ख़त्म हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि मेरी बात आप लोगों तक पहुँच गई और मैं उम्मीद करता हूँ कि उर्दू के फ़रोग़ के लिए तमाम भाई ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। शुक्रिया।